हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और सबसे पहले क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, If sir. yes, okay. So today's discussion will be psychodynamics model of psychopathology. तो आज का हमारा विषय है, आपने पढ़ लिया, तो साइकोपैथोलॉजी है उसका साइकोडायनेमिक मॉडल। ठीक, अब आपने फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में भी आपने कई बार ये जाना है, कई बार ये पढ़ा है। साइको एनालिसिस किसने दिया था? जो फोटो आपके सामने लगा है, सिगमंड फ्राइड ने। तो जो साइकोडायनेमिक मॉडल है वो साइको एनालिसिस पर बेस्ड है। तो हम जो साइको एनालिसिस थ्योरी जो इनकी थी, है ना, उसको हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे। विल डिस्कस समथिंग बट ब्रीफ पॉइंट्स सो दैट यू कैन रिफ्रेश योर थ्योरी। मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है उसको एक बार आप रिफ्रेश कर लें। ठीक, देखिए इनकी जो कोट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि आउट ऑफ वल्नरेबिलिटीज विल कम योर स्ट्रेंथ, यानी कि जो आपकी जो ताकत है वो कहां से आएगी? आपकी जो कमजोरियां हैं, आप किसी चीज के प्रति जो वनरेबल है, वनरेबल का मतलब होता है उसके प्रति ज्यादा आप प्रभावित हो सकते हैं उनसे। ठीक है, तो वहीं से आपकी ताकत आती है। यूं समझ लीजिए, मोटे मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो आपकी कमजोरियां हैं उसमें आपकी ताकत छुपी हुई है। व्हाट इज साइकोपैथोलॉजी? साइकोपैथोलॉजी क्या है? क्योंकि जो हम मॉडल डिस्कस कर रहे हैं साइकोडायनेमिक का, वो साइकोपैथोलॉजी को एक्सप्लेन करने वाला मॉडल है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे उससे पहले हम जान लेते हैं साइकोपैथोलॉजी क्या है, मनोव्याधि क्या होती है। मतलब जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको पढ़ना, उनका अध्ययन करना, उनके साथ साथ उनको डायग्नोस करना साइकोपैथोलॉजी कहलाता है। यानी कि जो विज्ञान ये सब काम करता है, मनोवैज्ञानिक जो विकार होते हैं उनका अध्ययन, उनका नेचर जानना, उनको डायग्नोस करना, तो उस फील्ड को हम साइकोपैथोलॉजी कहते हैं। ये आपको पता होगा। ठीक है, अब साइकोडायनेमिक्स क्या है? देखिए एक एक शब्द को मैं ले रहा हूं आपको। साइकोडायनेमिक मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी, मैंने साइकोपैथोलॉजी ले लिया, अब मैं साइकोडायनेमिक बताता हूं आपका क्या है। द इम्पैक्ट ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस and unconscious mental processes on the personality of an individual. ओके, ये है साइकोडायनेमिक। अब इसको मैं आसान शब्दों में आपको समझा देता हूं। देखिए, इससे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक बात आपको मैं बताने लाजमी समझता हूं, वो है कि आज जब हम साइकोडायनेमिक मॉडल पढ़ रहे हैं तो आज आपको ये मानना है, ये अजम्पशन है, ये मान्यता है, ये मान के आपको चलना है कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो व्यक्ति को होती है, उनका जो आधार होता है वो साइको एनालिसिस थ्योरी जो बताती है वो सब होता है। आज के समय कम से कम अभी आप ये मान लें, तभी आप इस साइकोडायनेमिक मॉडल को आप समझ पाएंगे कि ये मॉडल का जो मुख्य बिंदु है, या साइकोडायनेमिक क्या चीज होती है, वो ये कहते हैं कि जो बचपन में आपके अनुभव हुए थे, चाहे वो कड़वे अनुभव हो, खट्टे हो, मीठे हो, सुखद हो, दर्द भरे हो, या किसी भी प्रकार के होते हैं, वो आपके जो अनुभव हैं वे आप भविष्य में जो आपका व्यक्तित्व जो बनेगा, जैसी पर्सनैलिटी आपकी बनेगी फ्यूचर में, उसको वो डिसाइड करते हैं, उसको वो तय करते हैं। योर पर्सनैलिटी इज डिसाइडेड बाय योर चाइल्ड एक्सपीरियंसेस। इसके साथ साथ आपकी अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस। अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, आगे आने वाले इस डिस्कशन में मैं शेयर करूंगा। तो दो चीजें हैं, योर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड योर अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस डिफाइन योर लेटर पर्सनैलिटी। यानी कि दो चीजें आपके जो व्यक्तित्व का निर्माण होना है उसके लिए दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। यही है साइकोडायनेमिक्स। और ये किस पर आधारित है? इट इज बेस्ड ऑन द साइको एनालिटिकल मॉडल प्रपोज्ड बाय द सिगमंड फ्राइड। ओके, मूव नेक्स्ट। नाउ assumptions ऑफ साइकोडायनेमिक मॉडल। आपको मानना है, आज कम से कम आपको ये मानना है कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं केवल एंड केवल साइको एनालिटिकल थ्योरी के बेस पर, उसके आधार पर जो उसमें एक्सप्लेन किया गया है उसके बेस पर होते हैं। द फर्स्ट assumption,
अनरिजॉल्व्ड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स आर द जेनेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। पहली मान्यता यह है कि जो आपके मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं उनका जो मुख्य कारण क्या होता है, वो अनकॉन्शियस, जो अचेतन मन में जो दुविधाएं आपकी होती हैं और उन दुविधाओं का अगर कोई इलाज नहीं हो, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वे दुविधाएं, जो अचेतन मन में जो आपकी दुविधाएं हैं, वो मेंटल डिसऑर्डर्स को जन्म देती है, उसका कारण बनती है। पहली एजम्पशन ये है इस मॉडल की। दूसरी एजम्पशन है ईगो एंड सुपर ईगो फॉर्म्स द अनकॉन्शियसनेस, यानी कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, तो ये मॉडल कहता है कि 3 कंपोनेंट्स हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो, जो कि व्यक्ति की अनकॉन्शियसनेस को बनाते हैं या उसका निर्माण करते हैं और जिसके आधार पर व्यक्ति की पर्सनैलिटी एक शेप लेती है। ओके, द थर्ड assumption, psychological disorders from the results from the conflict between these 3 components of unconsciousness। मतलब जो आपके मनोवैज्ञानिक विकार हैं, वे सब ये 3 चीजें, ईड, ईगो और सुपर ईगो, इन आपस में ये तीनों एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ उलझती हैं। इसके आपस में इनके उलझने से, इसके कॉन्फ्लिक्ट से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को का जन्म होता है। दिस इज द थर्ड assumption। फोर्थ assumption क्या है? इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल यूजेस डिफेंस मैकेनिज्म, अर्थात जब व्यक्ति दुविधा में आता है, कॉन्फ्लिक्ट की जब स्थिति उसकी होती है, तो वो कुछ रक्षा युक्तियों का इस्तेमाल करता है, डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करता है। वो मैं आपके साथ जब आगे आएगा ये मॉडल, उसके मैं शेयर करूंगा। तो ये कुछ assumptions हैं साइकोडायनेमिक मॉडल की, जिन्हें हमें आज, कम से कम आज तो इन्हें मानना ही है। ठीक है, जब हम ये अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम का मतलब होता है मान लेते हैं, जब अज्यूम करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोडायनेमिक मॉडल, ये मैंने कुछ assumptions आपकी बताई। ठीक है, अब इन assumptions के बाद मैं आपको साइकोपैथोलॉजी बताया, साइकोडायनेमिक बताया। ठीक है, कुछ assumptions मैंने बता दी। अब आपको ना एक बैकग्राउंड से पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, इसी बीच अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो मुझे बता सकता है, जो अब तक हमने आपसे चर्चा की। ठीक, अब कुछ साइकोडायनेमिक मॉडल है, कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों की हम एक एक की हम यहां चर्चा करें। तो पहली बात है ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये क्या चीज है? ये तीनों क्या है? बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। जो अनकॉन्शियसनेस होती है ना, अचेतन मन जो होता है, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को शेप देते हैं। ठीक, तो ये 3 चीजें हैं, ईड, ईगो और सुपर, जिसके फलस्वरूप आपस में ये इंटरेक्ट करती हैं, उसके कारण हम व्यवहार करते हैं। ये डायनामिक साइकोडायनामिक मॉडल ही मानता है। ईड क्या है? द सोर्स ऑफ ट्रू इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स, मतलब जो हमारे इंस्टिंक्ट होते हैं ना, नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं, 2 प्रकार की हमारी ड्राइव्स होती हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव ड्राइव होती है लाइफ और डिस्ट्रक्टिव होती है डेथ। तो ये ईड वहां से निकल कर आती है, तो जिसे हम प्राइमरी प्रोसेसेस भी कहते हैं, और इट इज बेस्ड ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, आनंद के सिद्धांत पर ये आधारित होती है। एग्जाम्पल, आप गुजर रहे हैं मार्केट से और आपने देखा कि हलवाई ने ताजा ताजा यादव स्वीट्स पर, आप वहां से गुजर रहे हैं और इमरती बनाने की खुशबू आ रही है, तो जो आपके अंदर ईड की जो होगी ना, वो क्या कहेगी? देखा जाएगा, खा ले उठा के, कोई रोकने वाला नहीं। मिस एनिमल इंस्टिंक्ट, सेल्फिशनेस होती है ईड, अपना ही सब कुछ, मतलब मुझे आनंद आना चाहिए किसी भी तरह से आए, चाहे कुछ भी लूट खसोट कैसे भी आए, हमें आनंद आना चाहिए। इस टाइप की जो विचारधारा है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ईड। वो जो ऐसी विचारधारा व्यक्ति में उत्पन्न होती है ना, तो आप उस समय समझ लें कि वो ईड के द्वारा उत्पन्न की गई। मैं मोटी मोटी बात आपको बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो सेकंड पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ईगो। ईगो मीडिएट्स बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो। ईड में तो क्या होता है? एनिमल इंस्टिंक्ट होते हैं, और सुपर ईगो क्या होता है? मॉरल प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, कि ये चीज सही नहीं है,
ये नहीं, मेरा अंतर आत्मा नहीं मानती, ये गलत चीज है, ये नैतिकता नहीं है। तो ये सारी चीजें कौन करता है? सुपर ईगो करता है। और ईट कहती है देखी जाए क्या नैतिकता होती है, उठा कर खा ले, बात होगी। लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक और कंपोनेंट होता है जिसको ईगो होकर, वो कहता है भाई रियलिटी प्रिंसिपल पर वो आधारित होता है, यथार्थवाद पर वो आधारित होता है कि देख यादव स्वीट्स की, उस पर तूने अगर इमरती उठा के खा ली तो सामने दो लड़के खड़े हैं, लठ मार के कमर तोड़ देंगे। ठीक है, ये कौन कह रहा है आपको? ईगो। ईट तो कह रही कि उठा के खा ले, सुपर ईगो कह रहा है कि नहीं नैतिकता नहीं है, ये गलत है। लेकिन ईगो कह रहा है रियलिटी देख रहा है, और फिर कहता है कि अगर एक्टर को ज्यादा ही मन में है तो थोड़ी देर रुक जा, जैसे ही इधर उधर उठा लेना। मतलब ईगो क्या है? रियलिटी की प्रिंसिपल पर एक बात कर। मैं आपको डेली लाइफ से एग्जांपल लेके समझा रहा हूं ताकि आपको इसके बेसिक्स क्लियर हो जाए, और बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा आपको, कारण क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं, अदरवाइज सारा हमारा टाइम इसी में हो जाएगा। ठीक है, ईगो को हम सेकेंडरी प्रोसेस बोलते हैं, और मैंने बताया रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। और जो सुपर ईगो है इट वर्क्स ऑन दी मोरल प्रिंसिपल। ठीक है, क्या सही है और क्या गलत है। ये जो मोरल प्रिंसिपल है क्या है? आपके जो समाज के अंदर जो नैतिकता है, जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, उनसे ये निकल कर आया है, और उन्हीं को ऑब्जर्व करके फ्राइड साहब ने ये प्रिंसिपल आपको सुपर ईगो बताया है। So these were the three components of your unconscious mind and that shape up your personality. Eat देखो, I want this, इस डिजाइन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है आपके सामने, यू कैन सी हियर। ईट कहती है आई वांट दिस, मुझे चाहिए ही चाहिए किसी कीमत पे। सुपर ईगो कहता है दिस इज नॉट द वे टू गेट इट, मतलब इसको मिल लेने का ये तरीका नहीं है, ये गलत है नैतिकता के आधार पर। लेकिन ईगो क्या कहता है? लेट अस वर्क ऑन इट, चलिए इस पर हम काम करते हैं, ये चीज आपको पानी है। अगर आप यूपीएससी क्लियर करके यू वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, तो चीटिंग करके नकल मार के तरीका नहीं है। ये तो कहेगी किसी भी तरह साम दाम दंड भेद लगा कर बन जाए ये सब, नहीं। सुपर ईगो का है नैतिकता नहीं है। ईगो कहता है कि भाई ना नैतिक में पढ़ो, ना साम दाम दंड भेद में पढ़ो, आप इस पर काम करो, प्लानिंग से स्टडी करो, अपना लक्ष्य बनाओ, पूरा का पूरा अपने एक दिनचर्या निर्धारित करो, अपना पूरी ताकत जो आपकी शारीरिक मानसिक ताकत आप लगा दो, समय पे एग्जाम दो, और यू बिकम आई सब। ये ईगो कहता है। सो दिस वाज द पॉइंट आई वांट टू मेक एज फार एज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोडायनामिक मॉडल कंसर्न। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइकोडायनामिक मॉडल। की प्रिंसिपल इज एंजाइटी, a defense mechanism and the unconsciousness। ये सेकंड इसका की प्रिंसिपल है। इसमें क्या क्या है? एंजाइटी क्या चीज होती है? दुश्चिंता। आपने काफी बार पढ़ा होगा, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं कि ये दुश्चिंता क्या होती है। चलिए मैं आपको साधारण शब्दों में बताता हूं। जब भी किसी प्रकार का आपको कोई खतरा लगता है, आगे कोई खतरा आपको दिख रहा है कि हो सकता है कोई खतरा है, मतलब आप निकल से यहां से गुजर रहे हैं, देखें कि पड़ोसी के घर में जो कुत्ता है वो भौंक रहा है, दांत निकाल रहा है, हो सकता है अगर कभी खुल गया हो तो सीधा अटैक करेगा, तो आप थोड़ा सावधान हो जाते हैं। या आप रोड पर जा रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, कोई सामने से गाड़ी आ रही है और आप बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं, फिर भी वो आपकी तरफ ही चली आ रही है, तो कुछ क्षण के लिए आप हृदय की गति ऐसी लगती है कि रुक गई आप, और फिर आप ना आंख निकालते उसकी तरफ देखते, सर निकाल सर से आप निकालते हैं, तो उस क्षण जो आपको अनुभव हुआ ना, वो एक एंजाइटी का एक छोटा सा उदाहरण था। मीन्स द वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, आपका शरीर आने वाला जो खतरा है उसके लिए आपको एक प्रकार की चेतावनी देता है एंजाइटी के थ्रू। दुश्चिंता, ठीक है, शरीर में पसीना आने लग जाएगा, बेचैनी बढ़ जाती है, ठीक है, और सांस भी तेजी से चलने लगती है। तो दैट इज आर द इंडिकेटर्स, द सिम्टम्स ऑफ योर एंजाइटी। ठीक है, अब जो फ्राइड साहब ये कहते हैं कि एंजाइटी तीन प्रकार की होती है। साइकिक पेन, मतलब एंजाइटी को उन्होंने क्या बताया है? साइकिक पेन, जो मानसिक रूप से आप दर्द का अनुभव करते हैं, उसको फ्राइड साइक एंजाइटी कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वाज द रियलिटी एंजाइटी, यथार्थ दुश्चिंता। ये क्या चीज है? जो रियल में आपसे, आपको किसी का व्यक्ति से, किसी जानवर से, किसी भी से जो डेंजर खतरा होता है, और उसके कारण आपके शरीर में आपको एक डर, एक भय लगता है, पसीना आने लगता है, तो उसे कहते हैं हम रियलिटी एंजाइटी। ओके, नेक्स्ट
न्यूरोटिक एंजाइटी, जो ईड है ना, उससे उत्पन्न कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जो चीज आप पाना चाहते हैं और वो आप नहीं मिल पा रही है, उससे कुछ कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने लगता है, मन में दुविधाएं उत्पन्न होती है, आप मानसिक रूप से आप बेचैनी सी आपको होने लगती है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोटिक एंजाइटी। तीसरा है मोरल एंजाइटी, नैतिकता के आधार पर जो हमें दुश्चिंता होती है कि आपको कोई काम आप करना चाहते हैं, यू वांट टू अचीव समथिंग, लेकिन मोरल चीजें, नैतिकता बीच में आ जाती है, फिर आप ढीले हो जाते हैं। उसे हम, फ्रायड ने उसे मोरल एंजाइटी कहा है, नैतिक दुश्चिंता। तो ये 3 प्रकार की दुश्चिंता उन्होंने बताई। तो सेकंड पार्ट है, सर सेकंड ये प्रिंसिपल का, वो है डिफेंस मैकेनिज्म्स, रक्षा युक्तियां। साधारण सी बात मैं आपको बताऊं कि जब कोई चीज हम पाना चाहते हैं और हमें नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाएगा, जैसे एंजाइटी हो जाएगी। लेकिन उस एंजाइटी से बचने का क्या तरीका, हम उसके ऊपर क्या सोचते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि उससे हम बच जाएं, उस सिचुएशन से हम बच जाएं। उस सिचुएशन का सामना करने की बजाय, उसको समझने की बजाय हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। जब उसको बचने की हम कोशिश करते हैं तो हम कुछ रक्षा युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। बचपन में कहानी पढ़ी होगी ना, अंगूर खट्टे हैं। जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं तो एक रक्षा युक्ति, एक डिफेंस मैकेनिज्म का वो इस्तेमाल करती है। छोड़ो ना, क्यों मेहनत करनी, इनसे इतने ऊंचे अंगूर लगे हुए, सारे खट्टे पड़े हैं, ये तोड़ भी लेगी तो खाएगी कैसे इसको। देखो, अपने आप को, दैट इज काइंड ऑफ मन को समझाना, सेल्फ काउंसलिंग, सेल्फ मोटिवेशन एक तरह से होता है, एडजस्टमेंट होता है, छोड़ो इसको। वो होते फ्रायड ने डिफेंस मैकेनिज्म का। कई तरह के बताया, डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब वो चीज आपने देखी, इसको देखकर आपका मुंह लपलपाया, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते उसमें, तो उसको आप मन में ही दबा लेते हैं। और डेली जब हम बैठे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, या बाजार में होते हैं, क्लास में होते हैं, कहीं पर भी जब हम होते हैं, तो कुछ हमारे मन में कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं, कई ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, अगर उनको हम उसी समय किसी को बता दें तो तुरंत हम पिट जाएंगे। फिर हम क्यों नहीं बताते हैं, पिटने के डर से नहीं बताते, फिर वो करते क्या उन विचारों का, उनको रिप्रेस कर लेते हैं, अंदर ही उसको दबा लेते हैं, छोड़ो यार ऐसा, ठीक 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 है, दैट इज काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। देन तुम डिनायल, छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, आपको कह रहे भी, जैसे कि यार मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ना कम, अभी एज के बाद ना नजदीक का कम दिखने लगा, मैं चश्मा ला गया, ऐसे ऐसे करते ना लोग, कई बार मैं भी कर लेता हूँ, तो मैं डिनाई करूँ, नहीं नहीं मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, मुझे ठीक दिखाई देता, अच्छा मैं ऐसे ऐसे करके पढ़ू। अगर आप पूछोगे सर आपको नजदीक का कम दिखता है, नहीं नहीं यार बिल्कुल ठीक दिख रहा है मुझे, तो फिर आपको सिर्फ को पढ़ना तो पढ़ू, ऐसे करूंगा। दैट इज अ काइंड ऑफ डिनायल, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। देन कम्स द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता है ना, अब आपको मान लीजिए आपको किसी वो चीज अच्छी लगती है, तो आप क्या करेंगे, जब घर जाएंगे ना, घुमा फिरा के आप उसी की बात करें। जैसे आपको सपोज कीजिए कोई मार्केट में गए आप और किसी लड़की को बहुत अच्छा एक सूट पसंद आ गया, तो वो जब भी आप बातचीत चलेगी वो पसंद करे, वो उसी बात घुमा के सूट पे ले आएगी। ठीक है, दैट्स ए काइंड ऑफ प्रोजेक्शन। हर बात को आप वहां प्रोजेक्ट कर रहे हो, अपने डिजायर को प्रोजेक्ट कर रहे हो, दैट्स आल्सो टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, रैशनलाइजेशन, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला अभी आपको, आप इसको जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। देन कम द अनकॉन्शियसनेस, जो अचेतन मन है ना, उसकी बात हम करें, और वो क्या चीज, द लार्जर एंड द सबमर्ज पार्ट ऑफ माइंड। एक बात आपको बताता हूं, आप बर्फ का टुकड़ा पानी में डालिए तो ऊपर आपको बर्फ कम दिखाई देगी, पानी में ज्यादा डूब जाएगी। तो फ्रायड साहब ये कहते हैं कि जो पानी में डूबा हुआ हिस्सा है उस बर्फ के टुकड़े का, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड, और जो ऊपर दिखाई देता है वो कॉन्शियस माइंड है। तो इसका मतलब कॉन्शियस माइंड कम और अनकॉन्शियस ज्यादा है। क्लियर? वो क्या था, इट स्टोक्स, मतलब अपने अंदर वो जो अनकॉन्शियस माइंड है बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखता है। स्टोकिंग करते हैं ना, कई बार स्टॉक कर लेते हैं लोग, कहते हैं भाई कि आजकल प्याज बहुत महंगा चल रहा है, 80 रुपए 100 रुपए चल रहा है, कह रहे व्यापारियों ने स्टॉक कर लिया उसका। तो इसी प्रकार से आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है कुछ चीजें स्टॉक करके रखता है, हर्टफुल मेमोरीज, ऐसी यादें जिसने आपको अंदर तक दुख दिया है, दर्द दिया है। कई बार कहते हैं ना कि वो यादें, ये स्मृतियां जो है
हमारे अंदर छुपी मैंने चुबा रखी है और उनको वो कभी नहीं भूल सकता। कुछ यादें आपके साथ ऐसी होंगी जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन उन यादों ने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत दर्द दिया है। और जब ऐसी कोई बात अगर आपके साथ है तो इसका इलाज बताता हूँ। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि स्मृतियां कितनी भी दुखद हो परंतु मधुर होती हैं। यानी कि जिस दुख भरे रास्ते से, कांटों भरे रास्ते से निकलकर जब आप एक उपवन में आ गए हैं, एक बाग में जब आप आ गए हैं, तो आप उस समय उन कांटों से जब आप निकल कर आए थे, उस चुभन को भूलकर उस उपवन में खिले जो फूल हैं, जो उसकी एक ऐश्वर्य है, उसका एक प्राकृतिक नैसर्गिक एनवायरनमेंट है, उस पर आप डूब जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, तभी। लेकिन वो जो पीछे जो यादें हैं वो भी आपको मधुर लगने लगती है। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपने जीवन में संघर्ष किया है तो उन बातों को एक बार आप याद कीजिए, तो आज आपको बड़ा मजा आएगा उन बातों को सोच सोच के। ये मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि स्मृतियां कितने भी दुखद हो परंतु वो मधुर होती हैं। तो हर्टफुल मेमोरीज कौन स्टॉक करके रखता है, किसके पास मिलेगी? अनकॉन्शियस माइंड के पास। फॉरबिडन डिजायर्स, आपकी ऐसे इच्छाएं, जो इच्छाएं आपकी बहुत है वैसी वैसी, लेकिन आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको नहीं बता सकते समाज में, परिवार में। अगर आपने बता दी, खोपड़ी फोड़ दी जाएगी आपकी। दीज आर नोन एज द फॉरबिडन डिजायर्स, और जो सब में होती हैं। अगर कोई ये कहता है कि मेरे अंदर ऐसी फॉरबिडन डिजायर्स नहीं है, तो व्यक्ति या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो अबनॉर्मल है, ऐसा माने। एक्सपीरियंस, ऐसे अनुभव दैट हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ कॉन्शियसनेस, आपके कुछ ऐसे अनुभव हुए होंगे, कड़वे अनुभव हुए होंगे, बहुत दर्द भरे अनुभव होंगे जिसने आपने कॉन्शियसनेस से निकाल दिया है, जिसे आप कभी भी याद नहीं करना चाहते हैं, ना ही आप याद करते हैं। ऐसे अनुभव हैं आपके पास, तो कहाँ गए वो क्या है? अनकॉन्शियस माइंड में है। दोस्तों, जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, एक ऐसी डीवीडी है, एक ऐसी हार्ड डिस्क है जिसमें एक बार चला गया वो कभी समाप्त नहीं होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। वो वहां पर हमेशा हमेशा के लिए रखा चला जाता है। वो तभी खत्म होगा जब उसकी फॉर्मेटिंग होगी, और फॉर्मेटिंग कब होगी? जब हम पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। लेकिन पता कैसे चलता है व्यक्ति के अंदर अनकॉन्शियस माइंड में इस टाइप की चीजें हैं? तो उसकी जो फैंटासीज है, वो विचारधारा में खो जाता है, मग्न हो जाता है, और वो सपने लेते हैं हम जब, तो उसमें आपको दिखते हैं ना सपने में हम क्या क्या करते हैं। बहुत सारे सपने तो ऐसे आते हैं कि हम शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। बहुत सारा हमारी विचारधाराएं, फैंटासीज आती हैं, हम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो वो क्यों उत्पन्न होती है? फ्राइड कहते हैं, साइकोनेटिक थियरी कहती है कि वो उत्पन्न होती है आपकी अनकॉन्शियस माइंड में, जो आपकी फॉरबिडन डिजायर्स थी, आपकी मेमोरीज थी, जो सारी आपने छुपा कर उसके अंदर रखे हुए। ये तो याद रखना, आने वाला समय में हो सकता है कोई ऐसा डिवाइस बन जाए, किसी के व्यक्ति के यहाँ पर कुछ एक इलेक्ट्रोड लगाए और तुरंत उसे सारा डेटा लैपटॉप में आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि आपकी कौन कौन सी फॉरबिडन डिजायर्स हैं। बच्चों, हमारा समय तो गुजर गया, हमें तो लगभग 25-30 साल और जीना है। हो सकता है तब तक ऐसा ही डिवाइस नहीं आएगा। हम तो हमारी फॉरबिडन डिजायर्स को चिता तक ले जाएंगे, लेकिन आप संभल के रहना, क्योंकि आने वाले समय में लगभग 30 नहीं तो 50 साल में ऐसा डिवाइस जरूर आ जाएगा, जिस गति से विज्ञान प्रगति कर रहा है। बी वेरी केयरफुल। ओके, द अनकॉन्शियस मटेरियल। अब बात आती है कि जो अनकॉन्शियस आपका मटेरियल है, अगर आपके ईगो के साथ उसको नहीं जोड़ा जाता है, जिसको हम साइको एनालिसिस टेक्निक से जोड़ते हैं, तो क्या होता है? व्यक्ति के अंदर इरेशनल, अतार्किक और मैल एडेप्टिव बिहेवियर, यानी कि मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर्स उसके अंदर जन्म ले लेते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है, और 50% हिस्सा है कल करेंगे। अब इससे संबंधित किसी स्टूडेंट को कोई भी अगर प्रश्न है तो वो मेरे साथ अभी अनम्यूट करके शेयर कर सकता है। जो आज मैंने आपको बताया है उससे संबंधित किसी कोई प्रश्न है तो मुझे जरूर बताएं। चलिए सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे मतलब रोज रात को, हर रोज मेरे को कोई ना कोई ड्रीम मतलब सपना आता रहता है, तो क्या दिक्कत है सर? मतलब क्यों आते हैं सर ये सपने? किस चीज के मतलब कि हम कुछ चीज के बारे में सोच रहे हैं तो तब वो सपने आते हैं, या फिर क्या प्रॉब्लम है सर? देखिए दीपक,
एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, जहां तक मैं समझ पाया हूं, जो आपका प्रश्न है वो आज की क्लास से संबंधित नहीं है। फिर भी जब हम इसके बाद मैं आपके साथ इस प्रश्न का उत्तर आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन अभी मैं जानना चाहता हूं कि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो ठीक है। नवीन ने चेक किया है कि न्यूरोटिक एंजाइटी क्या है, व्हाट इज न्यूरोटिक एंजाइटी, ऐसी न्यूरोटिक दुश्चिंता क्या है। बिल्कुल ये वाजिब प्रश्न है। प्रश्न तो दीपक आपका भी वाजिब था, उसको मैं जरूर आपको बताऊंगा। पहले इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न डिस्कस कर ले, दैट आल्सो आई विल डिस्कस, क्यों सपने क्यों आते हैं एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न। ओके, देखो नवीन, जो न्यूरोटिक एंजाइटी है वो जो ईड है ना, जिसको हम बोलते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट, कि जो मिल जाए कर ले, उसके कारण आपके विचार तो ऐसे आएंगे, आपको कोई ना कोई चीज अच्छी लगती है, आप उसे पाना चाहते हैं, पा नहीं सकते हैं, तो जो ईद के कारण जो इंपल्सेस हमारे अंदर जनरेट होते हैं ना, ड्राइव से मोटिव जो जनरेट होते हैं, उसके कारण कुछ कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। आपको कोई चीज बहुत पसंद है, आपको एक बाइक पसंद है जो 10 लाख रुपए की, आप पागल है उसको पाने के लिए। आपने देखा होगा ना कि दिन रात आप उसके बारे में सोचते चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि आपको पड़ोसी ने ले ली है। तो क्या होगा, आपको ना एक दुश्चिंता हो जाएगी, आपको बार बार उसको देखकर आप उससे बचना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, लेकिन वही विचार बार बार आपके आते हैं, जिसके कारण से आपको पसीना आने लगता है, आप अपने डे टू डे एक्टिविटी करने में कठिनाई महसूस करने लगते हैं, आपके हाथ कई बार गुस्से से या उससे कांपने लगते हैं, आप बहुत अच्छी रैशनल थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको न्यूरोटिक एंजाइटी है, जैसा कि साइकोएनालिटिक मॉडल कहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। मैं आपके प्रश्नों का इंतजार कर रहा हूं। सर हाँ जी हेमा बताइए। सर आपने वो एग्जाइटी का जो सबसे पहला वो बताया था सर, उसको हम रियल एग्जाइटी कह सकते हैं सर? रियलिटी एंजाइटी वो चीज होती है जो रियल में जो कोई डेंजर आपके सामने है उसके कारण से आपको दुश्चिंता हो। सामने आप जा रहे हैं आराम से, कान में लीड लगाए रखी है आपने और गाने सुनते झूमते हुए जा रहे हैं, और आपने ध्यान से देखा एकदम से सामने टाइगर या कोबरा आ खड़ा हुआ, क्या होगा आपको? दैट इज रियल डेंजर, आपके सामने वो खतरा है। और जो टाइगर ना आंखें और दांत निकाल के, जो कैनाइंस के दांतों बड़े बड़े, वो गुर गुर करके आपकी तरफ आ रहा है, और आप क्या हो जाएंगे, आपके लीड में जो बज रहा है वो सुनना आपको बंद हो जाएगा, एंड यू गेट स्टैंड स्टिल, और आपको पसीना शरीर में आ जाएगा। जो इम्पेंडिंग डेंजर है, जो वो आपकी स्थिति हो गई ना, यानी कि रियलिटी के कारण होने वाली दुश्चिंता रियलिटी एंजाइटी कहलाती है। इसको बोलते हैं एंजाइटी। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? सर मुझे क्वेश्चन पूछना। संजना, हाँ बोला बेटा। सर कभी कभी ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि हमें लगता है कि ये मतलब पहले कभी हुआ है या मैंने देखा है, तो सर वो अचेतन में आएगा या फिर कुछ और होता है सर? हाँ या संजना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी मैं अपने इस टॉपिक से रिलेटेड जब हम बात बंद कर देंगे, देन आई विल डिस्कस। इसको डेजा वू एक्सपीरियंस बोलते हैं, मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक, टॉपिक से रिलेटेड किसी कोई और प्रश्न है तो मुझे बताएं, आज का जो मैंने पढ़ाया। अगर नहीं है तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कल करेक्ट 8 बजे मिलते हैं।